नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन प्रैक्टिस में हम लोग अब तक के आए हुए क्वेश्चंस और जो संभावित क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं आपके टीजीटी एग्जाम के लिए, पीजीटी के एग्जाम के लिए और कमिंग नेट जेआरएफ के लिए भी, उन सभी प्रश्नों को हम 20-20 के सेट में ले रहे हैं। इससे पहले के सेट में आपने 20 क्वेश्चंस देखे, आज हम फिर 20 क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे इसमें कि आपके एग्जाम के पहले तक आपकी एक अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस के माध्यम से तैयारी करा सके। रही बात कंटेंट वगैरह की, तो कंटेंट भी हम बीच में धीरे धीरे आपको देते रहेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ चुके हैं तो भी और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो भी, क्योंकि इन एक क्वेश्चन के माध्यम से हम कई क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं और उससे आपको जो छूटा हुआ है कहीं ना कहीं वो भी कवर हो जाएगा और साथ में एक अच्छा रिवीजन भी आपका होता हुआ चलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें समय न खराब करें, सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ है? व्यवस्था उपागम, व्यवहारवादी उपागम, आगत उपागम और निर्गत उपागम। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन, ये मानव संबंध आंदोलन के बारे में आप लोग जानते हैं, ये आंदोलन किसका है? एल्टन मेयो का। एल्टन मेयो को आप जानते हैं, ये मानवीय विचारधारा के प्रवर्तक थे, जिनमें इन्होंने एकदम संगठन को जो परंपरागत जो चिंतक हैं उनसे अलग देखा था। यानी इन्होंने ये बताने की कोशिश किया था मानव संबंध स्कूल के माध्यम से कि आप केवल कुछ दबाव के माध्यम से या केवल कुछ आर्थिक लालच के माध्यम से, आर्थिक लाभ के माध्यम से या अन्य लाभ के माध्यम से अगर चाहते हैं कि संगठनात्मक उत्पादकता बढ़ जाए, तो ऐसा ही नहीं है, बल्कि हम प्यार से और कार्मिकों की आवश्यक समस्याओं को समझकर फिर उनके निदान के माध्यम से भी हम बेहतर उत्पादकता हासिल कर सकते हैं। ये क्या था? एल्टन मेयो का मानव संबंध आंदोलन। लेकिन इस मानव संबंध आंदोलन के बाद जो वास्तव में आंदोलन उपजा वह था व्यवहारवादी आंदोलन। क्या था? व्यवहारवादी आंदोलन। और व्यवहारवादी आंदोलन इसलिए इंपॉर्टेंट था यहां पर क्योंकि वास्तव में व्यवहारवाद कहता क्या है? व्यवहारवाद आंदोलन जो है वो जिस प्रकार से आपका मानववादी आंदोलन मशीनीकरण का विरोध करता है और कार्मिकों की मानवीय भावना को ध्यान में रखने की बात करता है, इसी तरह से व्यवहारवादी आंदोलन भी बात करता है। कुल मिलाकर के आप मानव संबंध आंदोलन का व्यावहारिक स्वरूप या आधुनिक स्वरूप किसे कह सकते हैं? व्यवहारवादी आंदोलन को। तो जो मानव संबंध आंदोलन के बाद ही जो है निकल के आया था, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य। प्रशासनिक नीति के मुख्य वाक्य भी कह सकते हैं, की मुख्य वाक्य भी कह सकते हैं। यहां पर मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। यहां ध्यान दीजिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन को पढ़िए किसी, तो क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ उसका जो मेन सेंटेंस आपको समझ में आता जाए, उसको आप वहीं पर अंडरलाइन करते जाएं, जिससे समझ में आ जाए कि फोकस रहे आपका कि क्या पूछ रहा है। उससे आपको बार बार पढ़ने की जरूरत क्वेश्चन को नहीं पड़ेगी। तो यहां पर क्या कह रहा है कि प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है। मुख्य कार्यकारी यानी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सीईओ, लेखा परीक्षक यानी ऑडिटर, जनसंपर्क अधिकारी यानी सूचना संबंधित अधिकारी, ठीक है, या मानव संसाधन प्रबंधक। बेसिकली जो किसी भी संगठन का प्रमुख होता है उसके मुख्य वाक्य का निर्धारक जो है, अगर कह सकते हैं तो भी वही होता है। यानी सर्वे सर्वा कौन होता है? मुख्य कार्यकारी होता है, ठीक है। तो प्रशासनिक नीति की मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य है, क्या है? मुख्य कार्यकारी। यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकागो स्कूल जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की स्थापना किसने की? की स्थापना किसने की? यहां ध्यान दीजिएगा, व्यवहारवादी आंदोलन प्रमुख क्या है इसमें? व्यवहारवादी आंदोलन हेतु। स्कूल कहां पर था? ये
शिकागो में था, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की? स्थापना जो है वो किसने की? विकल्प में है डेविड ईस्टन, चार्ल्स मरियम और हेराल्ड लॉसवेल, और लास्ट में है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको यहां पर यह देखना है कि एक्चुअली व्यवहारवादी आंदोलन में 1925 में एक बुक लिखी गई थी चार्ल्स मरियम के द्वारा, और उस बुक का नाम था न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और इसमें इस किताब को इन्होंने लिखा था और साथ में शिकागो में एक स्कूल की स्थापना किया था, और उस स्कूल की स्थापना के माध्यम से इन्होंने यह कोशिश किया कि स्पेशली जो राजनीति विज्ञान के साथ समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो उन समस्याओं के समाधान के लिए इन्होंने राजनीति विज्ञान का अंतर और अनुशासनात्मक और अंतर समाजशास्त्री अध्ययन, यानी इन्होंने राजनीति विज्ञान के साथ साथ क्या किया? राजनीति विज्ञान के में अनुशासन और उसका जो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता है, जो उसका समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य होता है, यानी हम ये देखें कि राजनीति और समाज की निकटता कितनी है। अगर हम राजनीति को सिर्फ आदर्श रूप में समझेंगे तो हम उसके व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाएंगे, और अगर उसके हम केवल व्यवहारिक रूप को समझेंगे तो सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे। आप कहेंगे दोनों की जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है दोनों की। दरअसल व्यवस्था हमेशा सिद्धांत पर चलती है। जैसे भारतीय व्यवस्था, जैसे राजनीति है, तो राजनीति के आप व्यवहारिक स्वरूप को देखते हैं, लेकिन क्रियान्वित हमेशा वह कागज पर सैद्धांतिक स्वरूप में होती है। तो इसमें इन्होंने, और चूंकि समाज में व्यवहारिक स्वरूप में जाना है, तो अगर राजनीति सिद्धांत के आधार पर की जाएगी तो समाज में कभी वो एप्लीकेट होगी ही नहीं। लेकिन अगर आप सिद्धांत से हट करके काम करने की कोशिश करेंगे कागज पर, तो कभी भी, क्योंकि व्यक्ति से व्यक्ति व्यवस्था बदल जाएगी, और लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति समाज बदलता है, व्यक्ति से व्यक्ति व्यवस्थाएं नहीं बदलती हैं। इसी को ध्यान में रख करके इन्होंने ये कोशिश किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? चार्ल्स मरियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में काम करती है? कह रहे हैं कौन सी प्रणाली कर्मचारियों की नौकरियों में दिलचस्पी रखती है और उनके लिए प्रभावी प्रोत्साहन, यानी इफेक्टिव तौर पर उनको इन्फ्लुएंस्ड करती है एक तरह से काम करने के लिए। तो क्या होता है? पदोन्नति, प्रशिक्षण, स्थानांतरण, पदावनति। अब इसी को जो जरा पहले क्वेश्चन से रेट कीजिए इसको। इसका सैद्धांतिक स्वरूप देखिए और व्यवहारिक स्वरूप। सैद्धांतिक स्वरूप तो यह है कि जो जैसा काम करे, अगर सही काम नहीं कर रहा तो बीच बीच में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, सही काम करते रहें, इसके लिए एक जगह पर जमे न रहे, उनका स्थानांतरण होना चाहिए। गलत काम करे तो उनका क्या होना चाहिए? डिमोशन होना चाहिए, पदोन्नति होनी चाहिए। लेकिन अच्छा काम करे तो पदोन्नति होनी चाहिए। सही बात है ना? लेकिन सैद्धांतिक स्वरूप यह कहता है कि एक्चुअल में अगर कोई आगे बढ़े, अगर किसी को आगे बढ़ाना है तो योग्य हो या नहीं हो, थोड़ा बहुत तो उसको प्रमोशन मिलना ही चाहिए। और इसी आधार पर इसका आंसर क्या माना जाएगा? ए। ठीक है ना? यानी प्रमोशन यानी पदोन्नति एक ऐसा माध्यम है जिसे कह सकते हैं कि कर्मचारियों को आगे काम करने के लिए प्रभावी प्रोत्साहन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, किसने निर्णय निर्माण यानी डिसीजन मेकिंग की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया? निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग विधा का विकास किया। इसमें विकल्प हैं एलेक्स एफ ऑसबर्न, विलियम गॉर्डन, एंड्रे डेलबेक एवं एंड्रयू वॉन डेवेल, ठीक है, और हर्बर्ट साइमन। डिसीजन मेकिंग के सेंस में आप हमेशा हर्बर्ट साइमन का नाम लेते हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान दीजिएगा कि निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हर्बर्ट साइमन ने बहुत योगदान किया, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर उत्तर हर्बर्ट साइमन नहीं होगा, क्योंकि जो ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है
उसकी जो खोज की थी वो एलेक्स एफ ऑसबर्न ने की थी। किसने की थी? जो निर्णय निर्माण की ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक है, विधा मतलब टेक्निक, विधा मतलब टेक्निक, ठीक है। ब्रेन स्टॉर्मिंग जो टेक्निक थी, इसका विकास किसने किया था? एलेक्स एफ ऑसबर्न ने किया था। और इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या था? इस तकनीक का उद्देश्य था कि रचनात्मक रूप से निर्णय निर्माण के क्षेत्र में नए विचारों को प्रवेश देना है। देखिए, डिसीजन मेकिंग कोई भी हो, अगर हम पहले क्या होता आ रहा है, कुछ समय पहले तक क्या होता रहा है, आसपास में क्या हो रहा है, इसके आधार पर अगर हम केवल डिसीजन लेना चाहेंगे तो वास्तव में यह डिसीजन अच्छा माना नहीं जाता है या उन्हें अच्छा निर्णय नहीं माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो कल होता आ रहा है उसी के आधार पर आज भी आप निर्णय लेंगे जरूरी नहीं है। यानी हमेशा नवाचार होना चाहिए, नया आविष्कार होना चाहिए, नया शोध होना चाहिए, नए रिसर्चेज होने चाहिए, तो विचारों का भी नव प्रवेश होना चाहिए। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक के माध्यम से ऑसबर्न साहब ये चाहते थे कि डिसीजन मेकिंग में हमेशा नए विचारों को शामिल करना चाहिए। उससे क्या होता है, बदलते समाज और बदलती राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप हम निर्णय कर पाते हैं, और हमेशा और प्रायः वह निर्णय जो बदलते समाज के अनुरूप लिया गया हो वह निर्णय बेहतर होता है। जैसे अभी सपोज दैट कि अगर आप समाज के सेंस में पढ़ें तो जैसे हमारे यहाँ खाप का मामला है, तो खाप को कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। कारण दोनों है, खाप के फायदे भी है, नुकसान भी है। लेकिन एक खाप ने निर्णय दिया कि नहीं, लड़कियां जीन्स नहीं पहने। अब आज के समाज में अगर आप देखेंगे तो आपको गांव गांव में लोग पहने हुए दिखाई पड़ेंगे। अब वो बात ही खत्म हो गई। लेकिन अगर कोई ये कह रहा नहीं नहीं हम इसका समर्थन कर रहे हैं, तो वो उनके विरोध में आ जाए। और मान लीजिए किसी जगह पर कोई कह रहा नहीं भाई यहां पर नहीं पहनना चाहिए, यहां पर ये काम नहीं करना चाहिए, तो हम 100% उसके विरोध में आ जाए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो लेकिन नई चीजों को अगर वो शामिल करती, जैसे खाप ने कन्या भ्रूण हत्या पर निर्णय दिया कि कन्या भ्रूण हत्या अच्छी बात नहीं है, समाज को रोकने का काम करना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। इन सब का अगर आप जाएंगे तो हरियाणा की बेल्ट में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, पंजाब की बेल्ट में, राजस्थान में, इन सब का बड़ा इंपैक्ट पड़ा। और वहां पर जो 0 से 5 के बीच का जो रेशियो था, जो है लड़कियों के मामले में जो बिल्कुल एकदम गड़बड़ स्थिति में जा रहा था, वो काफी आगे बढ़ने लगा। तो यहां मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि इन्होंने यही चाहा था कि निर्णय की प्रक्रिया में, डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया में हमें नए विचारों को भी शामिल करना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। अगला, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। लोक निगम, ठीक है, लोक निगम जान लीजिएगा, इसको कहते हैं इंग्लिश में पब्लिक कारपोरेशन। पब्लिक कारपोरेशन क्या है ये लोक निगम? 3 तरह के उपक्रम होते हैं। अगर हम लोक उपक्रमों की बात करें, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की बात करें, तो 3 प्रकार के उपक्रम होते हैं। एक होता है विभागीय उपक्रम, दूसरा होता है लोक निगम, और तीसरा होता है लोक कंपनी। लोक कंपनी, ठीक है, विभागीय उपक्रम, लोक निगम और लोक कंपनी। अब ये तीनों में अंतर क्या है? विभागीय, बहुत संक्षेप में समझिए आप, विभागीय उपक्रम पूरी तरह से क्या होते हैं? सरकार के स्वामित्व में होते, सरकारी होते हैं। लोक निगम को कह सकते हैं आप अर्ध सरकारी होते हैं, ठीक है ना। और लोक कंपनियां एक कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित की जाती हैं, ठीक है। अब लोक निगम किसके प्रति उत्तरदायी होगा? प्रधानमंत्री, नौकरशाही के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, या संसद के प्रति? अभी हमने बताया कि दरअसल संसद को यह अधिकार है कि वह चाहे विभागीय उपक्रम नया स्थापित कर सके या पुराने को समाप्त कर दे, या इसके स्वरूप को बदल दे, निगम बना दे इसको, या कंपनी बना दे, या कंपनी को निगम बना दे, निगम को विभागीय उपक्रम बना दे, जो चाहे वो कर सकती है। तो जो यह नियम कानून बनाती है, कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों के प्रति ही ये जवाबदेह होते हैं। तो ऐसे में इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संसद के प्रति। यानी लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में
प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? कह रहे हैं कि भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन है 2, 3, 4 और 5। 2, 3, 4 और 5। आंसर होगा इसमें 3। आंसर क्या होगा इसमें? 3 चरण। अब ये 3 चरण क्यों चाहिए होते हैं इसको समझना है। देखिए, रिफॉर्म जो होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म होता है, उसके 3 चरण किस आधार पर होते हैं? जरा देखिए इसको आप। रिफॉर्म केवल पहला रिफॉर्म का स्तर हो सकता है क्या? केंद्र स्तर पर। दूसरा रिफॉर्म का स्तर हो सकता है राज्य स्तर पर। ठीक है ना, जाहिर सी बात है, केवल यहां रिफॉर्म करने से, सुधार करने से काम नहीं चलेगा, यहां भी करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है स्थानीय स्तर पर। ठीक है, स्थानीय स्तर पर। ठीक है ना, तो प्रशासनिक सुधारों की प्रक्रिया में जैसे यहां पर आपने रिफॉर्म के लिए यहां पर क्या बनाया? लोकपाल बनाया, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो। राज्य स्तर पर आपने इसी में क्या बनाया? लोकायुक्त बनाया आपने। ठीक है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भी हमें अभी इसी प्रकार की संस्था को बनाने की जरूरत है, जो फिलहाल अभी तक संभव नहीं हुआ है। इस पर आगे काम करना होगा। तो इस आधार पर अगर हम उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी भारत में प्रशासनिक सुधारों के क्रियान्वयन के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होती है? क्या हो जाएगा? 3 चरण। अगला क्वेश्चन, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखी थी? रॉबर्ट डहल, ड्वाइट वाल्डो, FW टेलर, हर्बर्ट साइमन। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किताब लिखी थी रॉबर्ट डहल ने। रॉबर्ट डहल कहा जाता है, रॉबर्ट डहल कहा जाता है। ठीक है, जो भी आप पढ़ लें, अलग अलग जगहों पर अलग अलग लिखा रहेगा। रॉबर्ट डहल साहब ने एक्चुअली, इसमें से कुछ लोग जैसे टेलर साहब हैं, ये जो है लोक प्रशासन विषय को एक साइंस का विषय माना जाता था, यानी साइंटिफिक सब्जेक्ट मानते थे। तो वहीं पर कुछ लोग कुछ मानते थे। रॉबर्ट डहल साहब ने यह बताया कि हम राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन को हम विज्ञान क्यों नहीं मान सकते, ये इन्होंने बताने की कोशिश किया था। और उसमें इन्होंने यह पूरी कोशिश किया था कि जो है ये तथ्यात्मक तौर पर इन्होंने रखा था इस बात को, फैक्ट के तौर पर, कि ये साइंस क्यों नहीं बन सकता है। इसमें इन्होंने ये भी बताया था कि दरअसल अगर हम ये कह रहे हैं कि यह विज्ञान नहीं बन सकता तो इसके पीछे कारण क्या है। इन्होंने बताया था कि इसमें मूल्य, व्यवहार एवं संस्कृति, ये जो 3 की हम बात कर रहे हैं 3 प्रॉब्लम्स में, इन्होंने कहा था एक मूल्य, दूसरा व्यवहार और तीसरा संस्कृति। ठीक है ना। दरअसल इन्होंने ये कहा था कि साइंटिफिक सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? साइंस का मतलब ये होता है जो कहा जाए बिल्कुल वह ऐसे ही हो, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसको साइंटिफिक विषय माना नहीं जा सकता है। अब यहां पर देखिए, विज्ञान क्या होता है? विज्ञान मूल्य रहित होता है, लेकिन राजनीति विज्ञान या लोक प्रशासन क्या होता है? मूल्य सापेक्ष होता है, यानी मूल्यों से प्रभावित होता है। व्यवहार का कोई असर नहीं पड़ता मशीन का। मशीन सिद्धांत में भी वही काम करेगी, व्यवहार में भी वही काम करेगी। एटीएम एक मशीन है, अगर आपके अकाउंट में 99 रुपीज है तो व्यवहार नहीं देखेगी वो कि 100 रुपया निकाल देगी, नहीं। अगर उसमें 1 रुपया एक्स्ट्रा रहेगा, यानी 100 रुपया रहेगा तो निकालेगा, अदरवाइज वो नहीं निकालेगी। इसी प्रकार से संस्कृति, वातावरण से प्रभावित विज्ञान नहीं होता है, बल्कि जो राजनीति विज्ञान है या जो आपका लोक प्रशासन है, ये सब राजनीति से प्रभावित होने वाले विषय हैं। जैसे मैकियावेली ने क्या कहा था? मैकियावेली ने कहा था कि जो स्विट्जरलैंड की व्यवस्था है, अगर उसे ही हम इटली में लागू करेंगे तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसने कहा था कि जिस तरह से स्विट्जरलैंड के लोग ईमानदार हैं, क्या इटली के लोगों से भी आप ऐसी ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं? इसलिए जो व्यवस्था स्विट्जरलैंड में है वह व्यवस्था इटली में लागू नहीं हो सकती है। जाहिर सी बात है कि सबकी संस्कृति क्या होती है? अलग होती है। तो इसमें जो द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स किसने लिखा था? रॉबर्ट डहल ने। 3 प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? मूल्य, व्यवहार और संस्कृति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन लोक प्रशासन का जनक माना जाता है? जनक मतलब पितामह या पिता। एल.डी. व्हाइट, वुड्रो विल्सन, लूथर गुलिक, ग्लैडर। इसमें आंसर होगा वुड्रो विल्सन। वुड्रो विल्सन साहब ने एक बुक लिखी थी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। यहां ध्यान देने की आपको जरूरत क्या है? ध्यान देने की जरूरत यह है कि एक्चुअल में ये राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर थे। पढ़ाने के दौरान ही इनको यह अनुभव हुआ कि क्यों ना हमें प्रशासन का पृथक अध्ययन करना चाहिए, और इसके लिए इसको राजनीति विज्ञान के साथ ना करके हम अलग विषय क्यों ना बना दें। और 1887 में लिखा गया ये जो लेख था, जो आर्टिकल था, अल्टीमेटली यही लोक प्रशासन के विषयगत विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। और ये स्वयं ही भी मील के पत्थर साबित हुए। 2 बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। इसके पहले ये गवर्नर बने वहां पर, और राष्ट्रपति तक के प्रोफेसर रहे, गवर्नर रहे, राष्ट्रपति बने, और अमेरिका के 5 प्रमुख राष्ट्रपतियों में से एक में इनकी गिनती भी की जाती है। इनकी वुड्रो विल्सन साहब की। ठीक है, तो इसमें लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है? वुड्रो विल्सन को माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रटे रहिए इसको आप लोग। अगला, नियुक्ति अधिकारी स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? नियुक्ति अधिकारी यानी जो अपॉइंट करता है, स्वयं किस विधि के अंतर्गत अभ्यर्थियों की योग्यता निर्धारित करता है? नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, पूर्व अनुभवों के अभिलेख, और अगला है योग्यता का प्रमाण पत्र। वास्तव में इसमें आंसर होगा ए। दरअसल जो नियुक्त करता है, नियुक्त करने और किसी को नियुक्त ना करने के नियम लिखे होते हैं। उसके पास पूरी एक नियमावली होती है, और इसी नियमावली के आधार पर वो क्या करता है? किसी का चयन करता है, या किसी का चयन नहीं करता है, या किसी का चयन रद्द कर सकता है। यह अधिकार उसको, ये जो नियुक्ति और विमुक्ति प्रणाली, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो उसके पास नियमावली होती है, उसी के आधार पर वो काम करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ है। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया, जिसका अर्थ है मेज, लिखने की मेज, वित्त, निगम, उत्तरदायित्व। दरअसल ये जो नौकरशाही शब्द है, इसको आपको जानना होगा। ये जो नौकरशाही शब्द यानी ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी है। इस ब्यूरोक्रेसी को आप कह सकते हैं 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है ब्यूरो और दूसरा है क्रेसी। ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिस या कार्यालय, ठीक है, या आप कह सकते हैं टेबल या मेज, ठीक है। और क्रेसी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक तरह से आप कह सकते हैं वर्क प्लेस, वर्क प्लेस कार्य करने वाला स्थान। तो इस तरह से क्या आएगा, इसका अगर सम्मिलित अर्थ निकालेंगे आप तो आएगा, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होगा कार्य करने वाली मेज या कार्य करने वाला स्थान, कार्य करने वाली मेज या कार्य करने वाला स्थान। ये जो ब्यूरोक्रेसी शब्द है, इसका सबसे पहले इस्तेमाल किया था एमजे गुरुनी साहब ने, एमजे गुरुनी साहब ने। तो कहीं पर गुरुनी लिखा होता है, कहीं पर गुरुनी लिखा होता है, बहुत ज्यादा दिमाग में आएगा इसके ऊपर। एमजे गुरुनी साहब ने इसका इस्तेमाल किया था। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि ब्यूरोक्रेसी शब्द का यानी जो नौकरशाही शब्द है, यानी ब्यूरोक्रेसी शब्द कहां से लिया गया था, में जो ब्यूरो लिया गया किससे लिया गया है? मेज या लिखने की मेज या कार्य करने वाली मेज या कार्य करने वाला स्थान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है, कोई कोरिलेशन नहीं है? क्या कह रहा है? बंद प्रणाली, अनुकूलन प्रणाली, खुली प्रणाली, परिवर्तनीय प्रणाली। प्रबंधन की कौन सी प्रणाली का पर्यावरण के साथ कोई अंतर संबंध नहीं है? अब यहां पर आपको
देखना होगा पर्यावरण के साथ संबंध किसका हो सकता है। भाई पर्यावरण के साथ संबंध जो खुली प्रणाली होगी उसका हो सकता है, वही तो अनुकूलित करेगी कि जो अंदर अंदर हो जाएगा उसका करेगी। परिवर्तनीय प्रणाली कौन होती है? जो खुली प्रणाली होती है, जो अपने आप में परिवर्तन की गुंजाइश रखेगा ही वही, जहां पर खुला तंत्र होगा। ठीक है, इसी तरह से अनुकूलन प्रणाली भी क्या है? अनुकूलन प्रणाली भी किससे अनुकूलित होती है? पर्यावरण से अनुकूलित होती है। यहां पर्यावरण से मतलब राजनीतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण। ठीक है ना। तो लेकिन अनुकूलित नहीं होती कौन? बंद प्रणाली, क्लोज सिस्टम। जैसे उत्तर कोरिया है, तो उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था भी एक तरह से बंद अर्थव्यवस्था है, एक तरह से राज्य नियंत्रित व्यवस्था है। ऐसा सिस्टम जो किसी से प्रभावित ही नहीं होता हो, वहां क्या हो रहा है आप नहीं जान सकते हैं, आपके यहां क्या हो रहा है शायद वो नहीं जान सकते हैं। तो ऐसे में यह बंद प्रणाली होती है और इसका पर्यावरण के साथ, यानी पर्यावरण क्या बताया मैंने आपको? 4 प्रकार के पर्यावरण। ठीक है, इन पर्यावरण के साथ कोई भी कोरिलेशन, अंतर संबंध नहीं हो सकता है। किसमें नहीं होगा? बंद प्रणाली में नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वाटसन ने 7S संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से प्रबंध के नेतृत्व के मध्य अंतर की व्याख्या की है। इसमें निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अब यहां पर आपको यहां पर 7S को जानना होगा। ये देखो भाई, स्ट्रेटजी है, स्ट्रक्चर, ये सेकंड पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहां पर। तो 1 2 3 यहां पर ये समर्थन नहीं होगा, सपोर्ट नहीं है यहां पर। निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को निम्न में से किसने संगठन के सिद्धांतों को मिथ तथा लोकोक्तियां कहते हुए अस्वीकृत किया है? मिथ तथा लोकोक्तियां कहते हुए क्या किया? अस्वीकृत किया है। ध्यान दीजिएगा यहां पर, इसका आंसर होगा हर्बर्ट साइमन। साइमन ने अपने सिद्धांत में क्या कहा था? साइमन की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बुक थी, उसका नाम था द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें याद रखिएगा, इन्होंने सिद्धांतों की बड़ी तगड़ी आलोचना किया था। किसकी? थ्योरम के सिद्धांतों की बड़ी तगड़ी आलोचना किया था। और सिद्धांतों को कहा था इन्होंने किंवदंती, इन्होंने कहा था जो समाज में विभिन्न प्रकार के प्रचलित सिद्धांत होते हैं, या जो थिंकर्स थ्योरम दे रहे हैं, अपनी थॉट्स दे रहे हैं अपने, बेसिकली ये क्या है? ये समाज में प्रचलित कुछ किंवदंतियां हैं, कहावतें हैं। ये समाज में प्रचलित क्या है? कुछ किंवदंतियां हैं, कहावतें हैं। क्या होगा? कुछ किंवदंतियां हैं, कहावतें हैं, ये कोई सिद्धांत नहीं। यानी सिद्धांतों की बड़ी कड़ी आलोचना किया था। और इन्हीं के साथ आए थे बाद में चेस्टर बर्नार्ड। तो चेस्टर बर्नार्ड साहब की जो थ्योरम आई थी, उसमें थ्योरम ही कह सकते नहीं आई थी, क्योंकि व्यवहारवादी थे और इन्होंने किसी सिद्धांत की रचना ही नहीं किया था। ठीक है, अपने जो 2 किताबें इन्होंने लिखी थी, द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में, ठीक है, और एक और बुक थी जिसमें इन्होंने किसी सिद्धांतों की बात नहीं की थी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? हर्बर्ट साइमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता निर्माण की पद्धति नहीं है? यानी ऐसी कोई, यानी जिससे किसी की कैपेसिटी पर असर नहीं पड़ता है, क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता है, वह पद्धति नहीं है। प्रशिक्षण, सुधार, प्रौद्योगिकी, लोचशीलता। देखिए, ट्रेनिंग से तो किसी की क्षमता बढ़ती घटती है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि जो है ये इसकी बात नहीं कर रहा है। सुधार से भी किसी की क्षमता बढ़ती घटती है। भाई अगर चाहे वो प्रशासनिक सुधार हो, चाहे वो राजनीतिक सुधार हो, चाहे वो आर्थिक सुधार हो या सामाजिक सुधार हो, सुधार से तो क्षमता बढ़ेगी ना, जाहिर सी बात ये भी नहीं होगा। टेक्नोलॉजी, भैया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से तो चीजें अच्छी बुरी होती हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। टेक्नोलॉजी अगर अच्छी है तो चीजें और उन पर असर पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, आंसर क्या हो जाएगा इसका? फ्लेक्सिबिलिटी। क्यों होगा ऐसा आंसर? समझिएगा। देखिए, अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, जैसे कि एल्टन मेयो के समय में बात आई थी, तो आप हेनरी फ्योल की आलोचना कर सकते हैं, FW टेलर की आलोचना कर सकते हैं, गुली कुर्बी की आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सबसे ज्यादा आलोचना किसकी आती है?
टेलर साहब की जाती है। एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मानव को मशीन बना दिया है, लेकिन घोर आलोचना के बावजूद भी आज के उद्योग धंधों में भी, आज की व्यवस्था में भी टेलर को नकारा नहीं जा सकता। बिना टेलर के कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो सकता, वो चल नहीं सकता है। टेलर को गाली सभी देते हैं, उनकी आलोचना सभी करते हैं, लेकिन टेलर के बिना कोई रह भी नहीं सकता है। ठीक है, तो लोचशीलता एक सीमा तक, जैसे हमारे आपके लड़के बच्चे होते हैं या हम आप होते हैं, एक सीमा तक फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन एक सीमा के बाद फ्लेक्सिबिलिटी देने से हो सकता है वह आवारगी बदल जाए। ठीक है ना, तो जैसे आप ही हैं, आप अपने शरीर के लिए, अपने व्यवहार के लिए बहुत फ्लेक्सिबल रहें, ठीक है, रहना चाहिए फ्लेक्सिबल, लेकिन अगर आपने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी तो हो सकता है उस फ्लेक्सिबिलिटी का लोग आपका लाभ उठाने लगे, ठीक है, और उसका आपका इस्तेमाल करने लगे। उस फ्लेक्सिबिलिटी से आपकी क्षमता नहीं बढ़ेगी, बल्कि उस फ्लेक्सिबिलिटी से क्षमता आपकी कम हो सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुशासन का संकेतक नहीं है? सुशासन का संकेतक यानी गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस का संकेतक नहीं है। क्या नहीं है? कानून का शासन, भ्रष्टाचार की समाप्ति, प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन, नौकरशाही प्रशासन। नौकरशाही प्रशासन। देखिए, सुशासन का संकेत कौन नहीं है, इसको आपको थोड़ा सा यहां पर देखना होगा। ठीक है, देखिए, कानून का शासन अगर कहीं पर है, कहीं पर अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई सुशासन है, अगर कहीं पर कानून का शासन है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये सुशासन में ही आता है। भ्रष्टाचार नहीं है तो किस में आएगा? सुशासन में ही आएगा। प्रभावी एवं अनुक्रियाशील प्रशासन यानी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, डोमिनेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन किस में आएगा? गुड गवर्नेंस में आएगा। नौकरशाही प्रशासन, अगर नौकरशाही केवल अपने अनुसार प्रशासन करेगी तो हो सकता है कि यह गुड गवर्नेंस का संकेत नहीं हो। ठीक है, क्यों नहीं ऐसा कहा जाएगा? क्यों ऐसा कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नौकरशाही को एक अच्छा प्रशासनिक तंत्र में माना नहीं जाता है। ठीक है, और वास्तव में हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि यह दुशासन का संकेत है। अगर यह नौकरशाही जो है सुशासन का संकेत नहीं है तो दुशासन का संकेत भी नहीं है, लेकिन यह सही है कि नौकरशाही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत जब काम करती है तब वह हमेशा अच्छा काम करती है, लेकिन जब नौकरशाही को अतिरिक्त छूट दी जाती है तो कई बार वह गड़बड़ हो जाती है। इसलिए स्वयं मैक्स वेबर ने क्या कहा है कि नौकरशाही अग्नि के समान है, इसके बिना भी काम नहीं चल सकता, और अगर इसको अप्रतिम छूट दी जाएगी, नॉन बाउंडेड कर दिया जाएगा, तो किसी को, यानी आग के बिना भी किसी का काम नहीं चलता, लेकिन अगर आग पर कंट्रोल न किया जाए तो वह सब कुछ जला करके समाप्त भी कर सकती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बाध्यकारिता, सामीप्य, दया और स्वेच्छा। इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? कह रहा है कि नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण विशेषता। क्या विशेषता है? महत्वपूर्ण विशेषता इसकी, एक्चुअली आधुनिक लोकतांत्रिक तरीके से जो गठित नागरिक समाज होता है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? स्वेच्छा। अगर आपको अपने अनुसार काम करने के लिए कहा जा रहा है, यानी आप फ्री हैं, जितना आपको फ्रीडम दिया जाए, जितना आपको स्वतंत्रता दी जाए, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन वहीं पर जैसे हीगल की बात आप करते हैं तो हीगल साहब जैसे सर्वसत्तावादी विचारक तथा मार्क्सवादी विचारधारा का समर्थन करने वाले जो है विद्वान जो हैं, वो नागरिक समाज की बाध्यकारिता की बात करते हैं। क्या करते हैं? वे बाध्यकारिता की बात करते हैं, यानी नागरिक समाज पर प्रतिबंधों की बात करते हैं, जबकि जो आधुनिक चिंतक हैं, जो आधुनिक विचारधारा के लोग हैं, वे चाहते हैं कि स्वेच्छाचारिता हो, लोगों को फ्रीडम मिले, लोगों को स्वतंत्रता मिले, लोगों को अधिकार मिले, ये अच्छा होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
प्रतिबद्ध नौकरशाही प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध नौकरशाही यानी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी प्रतिबद्ध होती है, कमिटेड होती है किसके लिए? राज्य के प्रमुख से, संविधान से, निश्चित विचारधारा से, उपर्युक्त सभी से। देखिए जो कमिटेड नौकरशाही होती है ना, एक्चुअल में इसमें आंसर होगा डी। क्यों होगा आंसर डी? एक्चुअल में नौकरशाही जो है अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में इन सबके प्रति जो है वो प्रतिबद्ध रही है। जैसे राज्य के प्रमुख से कहां पर, जैसे हिटलर के समय में, मुसोलिनी के समय में अगर आप देखेंगे तो जो नौकरशाही थी वो क्या थी? राज्य का जो प्रमुख था उसके साथ थी। संविधान से, लोकतांत्रिक देशों की अगर हम बात करें जैसे हमारे यहां है, तो नौकरशाही किससे काम करती है? नौकरशाही संविधान के प्रति जवाबदेह होती है। सब कुछ संविधान से चलता है, आरंभ संविधान से होता है और समाप्ति भी संविधान से होती है। निश्चित विचारधारा से, मैंने कहा ना अलग अलग समय की बात करिए, तो कभी वो मार्क्सवादी विचारधारा के प्रति, कभी उदारवादी विचारधारा के प्रति, या फिर कभी वो जो है हिटलर या मुसोलिनी की तानाशाही विचारधारा के प्रति क्या होती है? प्रतिबद्ध हो जाती है और दमन का कारक बन जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें आंसर होगा डी, क्योंकि समय समय पर नौकरशाही की जो प्रतिबद्धता है वो इन तीनों के साथ रही है। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? ये किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? दरअसल नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, ये बात सही है, लेकिन और अक्सर इस बात को लोग, अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं लोग, क्योंकि लोग इसमें मार्क्स लगा देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं जो मार्क्स थे, चाहे वो कार्ल मार्क्स रहे हो चाहे कोई और मार्क्स रहे हो, ठीक है, वे अक्सर जो है नौकरशाही का विरोध करते थे। ठीक है, और नौकरशाही को एक्चुअल में वो एक शोषण का संयंत्र मानते थे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं। ठीक है, और ये जो नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, इसकी बात किसने किया था? वास्तव में हर्बर्ट मॉरिसन ने किया था। किसने किया था? हर्बर्ट मॉरिसन ने किया था। और हर्बर्ट मॉरिसन ने यहां पर यह कहा था कि जो है ये सामाजिक न्याय और समरसता को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत होती है, या कह सकते हैं कि संसदीय लोकतंत्र को बनाए रखने में नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, और वो किसका कथन है? हर्बर्ट मॉरिसन का कथन है। लास्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उदारवादी वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं। दूसरा है, नव दक्षिण पंथ नौकरशाही की स्वार्थी और अयोग्य के रूप में व्याख्या करते हैं। मार्क्सवादी खुलेपन और दायित्वबोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत है? ध्यान दीजिएगा, क्या कहा गया है यहां पर? गलत कहा गया है। कौन सा कथन गलत है? तो क्या गलत है? दरअसल ये दोनों कथन गलत है। लेकिन ये दोनों कथन गलत क्यों है? दरअसल यहीं से काट लीजिए इनको। ये जो यहां मार्क्सवादी है और यहां उदारवादी है, इसको बदल दीजिए। उदारवाद को यहां लेके चले आइए और मार्क्सवाद को यहां लेके चले आइए, बस सही हो जाएगा। ठीक है ना? एक्चुअल में जो मार्क्सवादी है वह वर्गीय अधीनस्थता के यंत्र के रूप में नौकरशाही की आलोचना करते हैं, और जो उदारवादी हैं वे खुलेपन और दायित्वबोध की कमी के लिए नौकरशाही की भर्त्सना करते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर यहां पर मार्क्सवादी कर दिया जाएगा और यहां पर उदारवादी, तो आंसर क्या हो जाएगा? गड़बड़ आ जाएगा। ऐसे में ये सही क्या है? सही है इसमें आंसर 1 और 3। क्या पूछ रहा है? गलत हैं। क्या पूछ रहा है? गलत हैं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? 1 और 3, यानी 1 भी गलत है, 3 भी गलत है। सही कैसे हो जाएगा? मार्क्स को हटा करके उदारवाद पे ले जाइए, उदारवाद को हटा करके मार्क्स पर ले जाइए। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने ये आपके 20 क्वेश्चन आज सॉल्व कराए। ठीक है, नेक्स्ट जो कमिंग हमारी जो टेस्ट की सीरीज श्रृंखला होगी ये, ठीक है, वो अभी कंटिन्यू रहेगी। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।